जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना शीटेड पेपर 2 के लिए मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने मैथ का ऑलमोस्ट कोर्स को कंप्लीट कर रखा है, जिसमें हम लोग थ्योरी और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर करते हैं। तो उसकी अलग से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, ठीक है। उसमें जा कर के आप लोग देख सकते हैं। लगभग 20-22 क्लासेस हुई हैं। हर एक क्लास में एक नया चैप्टर होता है। सारा का सारा सिलेबस हमने वहाँ पे कवर किया हुआ है, ठीक है ना। और अब हम लोग अपना स्टार्ट कर चुके हैं 20 डेज़ की सीरीज़। इस 20 डेज सीरीज़ में जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करते हैं, ठीक है। और वो प्रीवियस ईयर कौन से वाले हैं, 2018 से 24 के बीच के जितने भी पेपर सेट आए हुए हैं, सबका एनालिसिस हम लोग डिटेल में करते हैं, ठीक है ना। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और प्लेलिस्ट विजिट करके एक एक टॉपिक को अच्छे से अपना तैयार कर लीजिए, ठीक है ना। तो इस 20 डेज सीरीज़ का 2 दिन हमने कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2 पेपर सेट किया था। आज आपका डे नंबर 3 है, ठीक है ना। तो आज डे नंबर 3 पे हम लोग तीसरा पेपर सेट अपना सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो आप लोग बहुत ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा और ट्राई कीजिएगा उसको खुद से पहले सॉल्व करने की, ठीक है। उसके बाद आप सोल्यूशन देखिएगा। चलिए आ जाते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है ये, जिसमें कि आपसे कह रहा है कि एक सरलीकरण का एक तरह से क्वेश्चन है। कह रहा है यदि 0.124 प्लस 0.214 प्लस 1.24 माइनस दिस इज इक्वल टू के प्लस समथिंग दे रखा है 0.128 है, तो के में क्या जोड़ा जाए कि इसका मान 1.2 हो जाए। ये आपसे कह रहा है कि के में हम ऐसी कौन सी चीज़ जोड़ें कि इसकी जो वैल्यू है वो 1.2 बन जाए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम के की वैल्यू ही निकाल लेते हैं कि के की वैल्यू है कितनी, ठीक है ना। तो अगर मैं इसको यहाँ पे रख के सॉल्व करना चाहूँ तो 1 नहीं है यहाँ पे है पॉइंट, पहले 0.124 है प्लस 0.214 है और फिर प्लस 1.24 है, ठीक है ना। उसके बाद माइनस दिया हुआ है। तो पहले हम क्या काम करेंगे, इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। चलो इन तीनों को ऐड किया जाए। देखिए सब दशमलव के बाद 3 डिजिट है, यहाँ पे भी 3 डिजिट है, यहाँ पे नहीं है तो यहाँ एक 0 लगा लेंगे, ठीक है ना। अब सबका लास्ट डिजिट ऐड करो। 0 + 4 + 4 8 हो गया, ये 8 हो गया। फिर 2 और 1 3 और 2 5, तो ये आपका आ जाएगा 2 1 3 2 5 हो गया, ठीक है। सॉरी ये 2 नहीं, ये 4 से जुड़ेगा। एक सेकंड, सिली मिस्टेक हो जाती है अभी यहीं पे, ठीक है ना। ये देखिए ध्यान से देखिए इसको, आपको 0 जुड़ गया, ये 4 और 4 में 1 जोड़ा 5, 5 और 2 7 हो जाएगा, ये आपका 7 आ जाएगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा, 2 और 2 4 और 1 5, ठीक है ना। तो ये 5 आ जाएगा। और फिर दशमलव लगा देंगे, 1 और यहाँ 0 है, फिर यहाँ पे कुछ नहीं है, तो ये आ जाएगा 1.578। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए तो माइनस 2 पॉइंट समथिंग बचा हुआ है, तो माइनस 2.41 बचा हुआ है इज इक्वल टू में के प्लस 0.128 है, ठीक है ना। देखिए ऐसे क्वेश्चन में जल्दीबाजी नहीं करना होता है, आराम से सॉल्व करना होता है, वरना सिली मिस्टेक होने की बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। तो बहुत आराम से ध्यान से देखिएगा। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे हम लोग। और आपको पता है कि बड़ी संख्या में से हमेशा छोटी संख्या को घटाई जाती है और आंसर में बड़े वाले का साइन लगाया जाता है। तो उत्तर हमारा जो भी आएगा यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ पे देखिए दशमलव के बाद 2 ही अंक है, यहाँ पे दशमलव के बाद 3 अंक दिए हैं, तो यहाँ पे एक 0 और बढ़ा लेता हूँ मैं, ठीक है ना। तो देखिए 10 में से 8 गया, मान लो 0 था, एक कैरी ले लिया तो 10 हो गया, 10 में से 8 गया तो 2 बचा आपका, यहाँ 0 हो गया, फिर कैरी ले लिया तो 10 में से 7 गया तो 3 बच गया आपका। अब यहाँ पे कितना बचा आपका, यहाँ पे 3 बचा, 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 13 में से 5 गया, 8 5 13 होता है, तो ये 8 हो गया। अब फिर डेसिमल आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। आपका 1 में से 1 गया तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपका माइनस 0.832, ये सही चल रहे हैं हम लोग ना यहाँ तक। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। एक सेकंड मैं देख लेता हूँ कहीं कुछ मिस्टेक तो नहीं है, क्योंकि आप लोग सामने होते नहीं हो लाइव ना। 0.9 यहाँ पे अगर हम देखें, अच्छा ये है 4 आपका, और देखिए 10 में से 8 गया तो 2 बचा, ठीक है।
और आपका फिर 10 में से 7 गया तो 3 बचा, यहाँ पे 13 हो गया, 8 5 13 ही होता है ना, तो 8 हो जाएगा, 0.382 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। इज इक्वल टू के प्लस 0.128 हो जाएगा। ठीक है ना, अभी भी मुझे कुछ डाउट सा क्यों लग रहा है कि यहाँ पे, अच्छा नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ ठीक है, सॉरी, सब कुछ सही चल रहा है। अब देखो क्या करेंगे, अब ये वाली जो संख्या है 0.128 को इधर लेके आएंगे। ठीक है ना, तो के की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ये भी इधर माइनस होकर के जुड़ जाएगा एक साथ। तो अब देखिए क्या आ जाएगा आपका -0.832, और ये वाली वैल्यू इधर से आ जाएगी, तो फिर -0.128 इज इक्वल टू के, ये के की वैल्यू आ जाएगी आपकी। ठीक है ना, जरा इनको ऐड कीजिए तो माइनस माइनस तो माइनस ही आंसर रहेगा। 8 और 2 10 के 0 हो जाएगा, कैरी 1 हो जाएगा, 2 और 3 मिल करके 5 हो जाएगा, और 1 मिल करके 6 हो गया, तो 1 और 8 9 हो गया। ठीक है ना, तो 0.96 आ जाएगा, ये के की वैल्यू आ गई। अब ये कह रहा है कि के में ऐसा क्या जोड़े कि उसका जो वैल्यू है कितनी हो जाए, 1.2 हो जाए। तो अभी के की वैल्यू कितनी है, आपने देखा के की वैल्यू आई है हमारी -0.960, ये आई है के की वैल्यू। आपसे कह रहा है कि ये वैल्यू बना दीजिए आप कितना, कि 1.2 हो जाए, कितना जोड़ दे। हमने माना कि के में हमने x जोड़ा, तो -0.960 में हमने x जोड़ दिया, तो हमारा जो आंसर है अब कह रहा है कि 1.2 आ जाए, हमने बराबर 1.2 लिख दिया। अब यही x की वैल्यू हमें पता करनी है, तो इस चीज़ को इधर ले जा करके अपोजिट साइन जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो आपका जो x आ जाएगा 1.2 प्लस 0.960। अब देखिए कितना बनेगा, तो दशमलव के बाद ये तो लास्ट में 6 आएगा, ये यहाँ कर देता हूँ, इसको ज़रा जोड़िए। तो देखिए 0 तो रहेगा ही आपका, फिर उसके बाद 6 में कुछ नहीं जोड़ेगा, 6 9 2 11 के 1 आ जाएगा, कैरी 1 आ जाएगा, 1 1 मिलके 2 हो जाएंगे, तो 2.160। तो देखिए 2.160 जो है कि बी ऑप्शन में दे रखा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना जोड़ने के बाद आंसर ऐसा बन जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन में आपको मैं सलाह दूंगा, जब भी डेसिमल वगैरह करे तो ज़्यादा जल्दीबाजी मत किया करिए, थोड़ा सा टाइम लेकर के कर लो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो हैं बहुत गलतियाँ हो जाती हैं शॉर्ट मिस्टेक्स की वजह से। ठीक है ना, क्योंकि देखिए थोड़ी सी गलती अगर आपकी हो जाएगी तो सेम आंसर दिख जाएंगे। इस तरह के भी देखो दोनों सेम आंसर है, इसलिए थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए काफ़ी अच्छा सा क्वेश्चन है, और अच्छा सा इसलिए है कि ये एक तरह से प्राइम फैक्टर पे बेस्ड है। ठीक है ना, देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। आपसे कह रहा है कि यदि 19,0512 बराबर है a की पावर 4 गुणा b की पावर 5 c की पावर 2 है, जहां a b c अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो आपसे इतने की वैल्यू पूछ रखा है। सबसे पहले हमें a b c पता करना पड़ेगा क्या है, तो इसके लिए हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। ठीक है ना, तो देखिए इसका कोई शॉर्ट मेथड नहीं है, या तो आप चीज़ें याद रख लो। देखिए 19,0512 है, इसका आप जब प्राइम फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर आप लोगों को पता होगा इस तरह से किया जाता है। सबसे पहले 2 से डिवाइड करना शुरू करते हैं हम लोग। देखिए अगर आप थोड़े से कैलकुलेशन में स्मार्ट हैं तो आप ये भी कर सकते हैं, जैसे 512 है, ये 8 से कटता है, तो आपको पता है 2 की घात 3 तक तो आराम से कट जाएगा। ठीक है ना, देखिए मैं दोनों मेथड बता देता हूँ जिसको जो सही लगे। एक तो तरीका यह है कि 2 फिर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर, जैसे मान लो 2 9 18 19 हो गया, 2 5 10 2 दूनी 4 और ये 11 2 5 10 और 2 6 12, इस तरीके से करते चले जाओ। या फिर अगर मैं कहूँ थोड़ा सा अगर स्मार्ट बनना चाहो तो अभी आप कहोगे लेकिन देखो जो लोग नए हैं वो नहीं समझ पाएंगे, यहाँ पे अगर मैं 8 से सीधा डिवाइड करूँ, क्योंकि मुझे लास्ट में 512 दिख रहा है तो ये 8 से कट जाएगी संख्या। ठीक है ना, अगर मैं डायरेक्ट 8 से लिखूँ तो मैं ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ से मैं सीधा इसको 2 की घात 3 मान लूँगा बाद में। ठीक है ना, तो चलो 8 से काटते हैं, तो 8 एकम 8, चलो कुछ लोग कन्फ्यूज हो जाओगे, मैं आप लोगों को प्राइम फैक्टर बिल्कुल बेसिक से ही बताता हूँ। 2 से काटा आपने तो 2 आपका निम 18 और 19 था, तो 1 बचा 10 हो गया, तो 2 पच्चे 10 2 दूनी 4 और 1 बचा 10, हाँ 2 दूनी 4 1 11 हो गया, 2 पच्चे 10 और फिर ये 2 6 12। अभी ये फिर 2 से जाएगा, फिर 2 से काटिए, तो 2 चौके 8 और 15 हो गया, 2 सत्ते 14 12 हो गया, 2 6 12 2 दूनी 4 और ये 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से ये जाएगा
दो देखिए कितनी बार जाएगा, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 अठे 16, ठीक है ना, ये आ जाएगा 2 अठे 16, 2 एक कम 2 और 2 चौके 8। फिर से 2 से काटेंगे आप तो फिर से कटेगा, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और ये आपका आ जाएगा 18, 2 नम 18 और फिर 0 लगा के 2 सत्ते 14, ठीक है ना। यहाँ तक बातें समझ गए आप लोग? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये जो संख्या है 11907, ये 2 से अब नहीं कटेगा, 2 से आपका नहीं कटेगा, तो अगली प्राइम नंबर 3 से ट्राई करेंगे। देखिए अगर आप दिमाग लगाएं कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी लगा लो तो 9 1 10 1 11 7 18 होता है, तो ये 3 से तो कटेगा ही। 3 से काटना शुरू करते हैं, 3 त्रिक 9 19 हो गया, 3 छक 18 और 1 बचा तो 10 हो गया, 3 त्रिक 9 और 1 सेकेंड, ये कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, ठीक है ना। तो यहाँ पे आया था हमारा 11907 था, अगर हमने 3 से काटा तो 3 3 9 और 2 बचा ना यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए ये कैलकुलेशन छोटी छोटी हैं, इनको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। 3 त्रिक 9 हो गया, बचा कितना 2, ठीक है ना, 11 में तो ये 29 हो गया, फिर 3 9 27 होता है, तो 9 बार में चला जाएगा आपका ये, ठीक है ना, और फिर ये 6 बार में चला जाएगा, ये 9 बार में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से काटा जाता है। मैं देखिए ऑलरेडी कैलकुलेशन करके रखा हूँ, फटाफट से इसको दिखा देता हूँ। समझ गए ना ये प्रोसेस, तो आप लोग बाकी आगे का अप्लाई कर लेना। फिर जब 3 से आप काटोगे तो ये आपका आ जाएगा 1 3 2 3, ठीक है ना। उसके बाद फिर से ये 3 से कटेगा अभी, तो ये आपका आ जाएगा 4 4 1। फिर से आपने इसको 3 से काटा तो आपके पास आ जाएगा ये 1 4 7, ठीक है ना, 1 4 7 आ जाएगा। जब 1 4 7 को फिर से 3 से आप काटोगे, देखिए फिर से जब 3 से काटोगे इसे तो ये आपका निकल करके आ जाता है कितना, 49 आ जाएगा। जब 49 को फिर से डायरेक्ट अगला प्राइम नंबर 7 आ जाता है, तो 7 बार में चला जाएगा और 1 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से फिर आपका फिर एक बार चला जाएगा 7 से, तो ये 1 जा गया। तो यहाँ पे 1 पे ला करके छोड़ना होता है। अब हमें अगले स्टेप में क्या करना होता है, यहीं काउंट करना पड़ता है कि कितनी बार 2 आया है, उसको घात में लिख लेते हैं। तो 1 2 3 4 बार, तो 2 की घात 4 इंटू 3 कितनी बार आया है, 1 2 3 4 5 बार 3 है, ठीक है ना, तो 3 की घात 5 हो जाएगा, इंटू 7 कितनी बार आया है, 1 2 बार, तो 7 की घात 2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यही चीज़ इसने दे रखा है कितना, a की घात 4, b की घात 5, c की घात 6, तो ये बराबर हो जाएंगे आपके a की घात 4 इंटू बी की पावर 5 इंटू सी की पावर 2 के। यहाँ तक समझ गए। अब हम क्या करते हैं, अगले स्टेप में इनकी तुलना करते हैं, जिनके जो घात है वही वैल्यू है। जैसे यहाँ 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो 1 इसके बराबर हो जाएगा 2 के। तो इसी तरीके से a की वैल्यू 2 आ गई, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी, और c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपने a b c निकाल लिया। अब जो पूछ रहा है वो आप कैलकुलेट कर दो। आपसे पूछा हुआ है क्या क्वेश्चन में, आपसे कह रहा है 12a, तो 12 गुणा 2 और कितना है प्लस 3b, 3 गुणा कितना है b की वैल्यू 3, तो ये आ जाएगा, और साथ में कितना माइनस 5c, 5 गुणा 7। तो अब इसको जरा सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा ये, और प्लस 3 त्रिक 9 हो जाएगा, और माइनस 5 सत्ते 35 हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर इसको कैलकुलेट करोगे आप तो बताइए, 9 4 13 और 24 और 5 कितना हो जाता है, 24 6 30 3 33, 33 माइनस 35, तो 35 में से 30 गया तो माइनस का 2 आ जाएगा। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर आपका बनेगा वो -2 बनेगा, जो कि डी ऑप्शन में है, ठीक है ना। तो देखिए ये प्राइम फैक्टर आप अगर प्रैक्टिस कर लेंगे, मुझे आप लोगों को बताना था इसलिए इतना लंबा हुआ, अदरवाइज मैं सबसे पहले 8 से डिवाइड कर लेता, फिर 9 से कर लेता, तो बहुत जल्दी हो जाता, ठीक है ना। अगर आप लोग कहेंगे तो आगे जो क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं अप्लाई कर लूँगा। समझ गए यहाँ तक, बल्कि सबसे बेसिक मेथड तो यही है। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से पढ़िएगा इस क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है, इसको मैं इंग्लिश वाला हटा देता हूँ, एक ही आप लोगों को दिखाऊंगा। हाँ, यहाँ कह रहा है यदि 4 की घात -1 प्लस 8 की घात -1 को भाग किया जाए 2/3 की घात -1 से, तो आंसर आपका 1/2 आता है, उसकी पावर लिखा है 2x - 1। तो आपसे इतने की वैल्यू निकला है, ठीक है ना, मतलब आपसे x कैलकुलेट करवाना चाह रहा है।
तो ज़रा देखिए, मैंने आप लोगों को सिखा रखा है घातांक वाले चैप्टर में कि 4 की घात -1 को 1/4 लिख सकते हैं, तो घात प्लस में आ जाएगी। तो इसको मैं लिखूंगा कितना, 1/4। तो ये जो पावर -1 है ये नीचे आके +1, और +1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। प्लस इसी तरीके से 1/8 लिख देंगे, ठीक है ना। और देखिए इसको भाग करेंगे। अब यहाँ पे भी जरा देखिए पावर -1 है, अगर मैं इस भिन्न को उलट दूं, 2/3 को 3/2 लिख दूं, तो ये भिन्न जो है आपकी जो है पावर जो है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 3/2। अब पावर प्लस हो गई और प्लस वाली पावर लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। इधर राइट साइड में 1/2 की पावर ये जो है ये चलता रहेगा, 2x - 1 इतना लेके चलेंगे। आगे क्या करेंगे, देखिए 4 और 8 का एलसीएम हमने ले लिया तो 8 आ गया। तो आगे सॉल्व करोगे 4 दूनी 8, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अच्छा देखिए, जब हमने आपको सिखा रखा है अगर कहीं भाग का साइन है और उसको गुणा आप बनाओगे तो ये भिन्न जो है उलट जाती है। तो भाग को मैंने बना दिया गुणा, तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखिए, ऊपर यहाँ पे भी 3 है, 2 + 1 मिल के 3, नीचे 3, ये 3 से ये 3 कट गया आपका, 2 से इसको काट दिया हमने कितनी बार में, 2 चौके 8। तो इधर आपका कितना बच गया, 1/4 बच गया। राइट साइड में कितना बचा हुआ था, 1/2 की घात 2x - 1 ये बचा था। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 1/4 को आप 1/2 के फॉर्म में लिख सकते हो, क्योंकि आधार अगर बराबर हो जाएगा तो पावर को हम इक्वल कर लेंगे। तो 1/2 की घात ये आ जाएगा कितना, 2, बराबर हो जाएगा 1/2 की घात 2x - 1, ठीक है ना। जब आधार बराबर है, 1/2 यहाँ पे भी है, 1/2 यहाँ पे भी है, तो घातें अपने आप बराबर हो जाएंगे। इसका मतलब 2x - 1 बराबर हो जाएगा आपके 2 के। तो यहाँ से आप मुझे बताओ x कितना हो जाएगा। तो आप कहोगे कि सर x बराबर हो जाएगा, ये इधर जाके जुड़ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये इधर आके भाग हो जाएगा, तो 3/2 x निकल करके आ गया। अब इसने जो पूछा है वो आप इन्हें बता दो। तो इसने हमसे पूछा है कि x², एक सेकेंड, इसने हमसे पूछा है किसकी वैल्यू, x² की प्लस x की -2 की। तो चलिए यहाँ पे x² करते हैं। x² करोगे मतलब 3/2 का स्क्वायर, तो सीधा सीधा मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, 3/2 का स्क्वायर करोगे तो 9/4 हो जाएगा, प्लस x मतलब 3/2 और -2, ठीक है ना। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। एलसीएम ले लेते हैं, इसको मैं यहाँ लिखूँगा, ठीक है ना। यहाँ जब आप लिखोगे तो सबका एलसीएम कितना आ गया, 4 एलसीएम आ गया, ठीक है ना। अच्छा, तो 4 एलसीएम आ गया तो ऊपर आपका आ जाएगा 9 और 2 दूनी 4 प्लस, तो यहाँ 6 आ जाएगा, माइनस 2 चौके 8 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ तक आ गया। अब देखिए 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 में 6 जोड़ा तो 7 आ गया, तो 7/4 ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 7/4 ए ऑप्शन में ही आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो ऐसे प्रश्नों को आपको इसी तरीके से सॉल्व करना होता है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव होते हैं पेपर 2 के क्वेश्चन। आगे बढ़ चलें अगले क्वेश्चन की तरफ अपने, आ जाइए। कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए, सब क्लियर रहेगा। ये है आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि संख्या में 34 दे रखा है, ठीक है। इसमें देखिए एक थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या कहना चाह रहा है आपसे, कह रहा है निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो आप कथन को पढ़िए जरा। कह रहा है यदि a एक धनात्मक पूर्णांक है तो √a एक परिमेय संख्या है। क्या जरूरी है क्या कि √a परिमेय संख्या ही हो। चलो जैसे a कह रहा है एक धनात्मक पूर्णांक है, मैंने मान लिया a आपका क्या है, 2 है, 2 भी तो एक धनात्मक पूर्णांक है। कह रहा है तो √a जो है एक परिमेय संख्या होगी। तो √a अगर करें मतलब √2 अगर मैं कर दूं तो क्या √2 परिमेय संख्या होती है, नहीं होती है। परिमेय संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो अदर संख्या से भी कट जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये रूट में जो वैल्यू होती है ये अपरिमेय में आती है, ये रूट से बाहर नहीं आ पाएगी एग्जैक्टली। तो ये ऑप्शन कट गया, ठीक है ना। बी ऑप्शन में आपसे कह रहा है किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता है। ये कह रहा है कि कोई भी है द स्क्वायर रूट ऑफ प्राइम नंबर इज नॉट अ रेशनल नंबर। तो आप बताओ, सबसे पहले अगर मैं एक अभाज्य संख्या ले लेता हूँ, मान लो हमने 3 ले लिया, एक अभाज्य संख्या 3 ले लिया, इसका हमने वर्गमूल ले लिया, तो ये क्या है बताइए, √3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या नहीं है। और ये यही बात भी कह रहा है कि वर्गमूल पर परिमेय संख्या नहीं होता है। हाँ बिल्कुल सही बात कह रहा है कि नहीं होता है, ठीक है ना। क्वेश्चन के लैंग्वेज को पढ़ो। कह रहा है किसी अभाज्य संख्या का वर्गमूल एक परिमेय संख्या नहीं होता है, इसका मतलब अपरिमेय होता है। हाँ अपरिमेय आया है,
तो परिमेय नहीं होता है तो परिमेय नहीं है, ठीक है ना। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी वाला। यही आपसे पूछा था, सत्य कथन पूछा था, तो ये सत्य है। बाकी अगर मैं आपको ऑप्शन चेक करवा दूं क्या कहना चाह रहा है, तो अगले ऑप्शन में कह रहा है ऐसी कोई घन संख्या नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 है। क्या बताइए, क्या ऐसी कोई भी क्यूब नंबर नहीं है जिसका इकाई का अंक 4 है? अरे भैया बिल्कुल है, ठीक है ना। देखो जैसे अगर ऐसे आपको पता चले कि किसके घन में इकाई के अंक में क्या आ रहा है, तो आप ऐसे करिए, 1 का क्यूब कितना हुआ 1, 2 का क्यूब कितना हुआ 8, 3 का क्यूब कितना हुआ आपका 3 3 9 3 3 9 3 27, ये 7 आ जाएगा यूनिट प्लेस पे। 4 का क्यूब करोगे तो 64 आ जाएगा, यूनिट प्लेस पे 4 आ जाएगा। पर वही ये कह रहा है कि ऐसी कोई घन संख्या नहीं है जिसका कोई अंक 4 हो, इकाई का अंक। भैया है तो, इकाई का अंक 4 तो है 3 के क्यूब का। 64 जो है इसका इकाई का 4 ही तो है, ये एक परफेक्ट क्यूब भी है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए कह रहा है अंडर रूट एक्स इंटू क्यू की पावर एक्स की पावर पी बाई क्यू, ये गलत है। यहाँ जो रूट के यहाँ पे जो लिखा होता है वही केवल पावर चढ़ता है। ये आंसर इसका होगा एक्स क्यू इसकी पावर पी 1/p, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ पे मल्टीपल वाली चीज़ को यहाँ नहीं लिखा जाता, इसलिए ये भी गलत है। केवल और केवल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है ना, समझ गए। चलो आगे बढ़ें, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए ये भी एक सिंप्लीफिकेशन का ही क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसे को देखिए, इसको आप सब लोग कर सकते हो, लेकिन एक बार मेरा मेथड देखिए हम कैसे करते हैं। आप देखो कुछ लोग क्या करेंगे, इसको 9 से मल्टीप्लाई करके फिर उसका क्यूब निकालने लग जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट है। तो मैं आप लोगों को ये नहीं कहूँगा। क्यूब का मतलब होता है कि क्यूब रूट के अंदर 3-3 का पेयर मिल जाए तो एक बाहर निकल के आ जाता है, यही तो होता है क्यूब का मीनिंग। तो अगर मैं इस चीज़ को लिखना चाहूँ तो आप बताओ, ये लिख सकता हूँ क्या? यहाँ पे क्यूब है ना, 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3, ठीक है ना, इंटू 9 को मैंने ये लिख दिया। 1029 है ना आपका, ये 1029 है। तो आप मुझे ये बताओ 1029 क्या 3 का डिविजिबल है? आप कहोगे कि बिल्कुल है, 9 2 11 और 1 12, 3 से भाग लग रहा है। तो इसको आप ये लिख सकते हो 3 × 3 से भाग लगा के लिखो, 3 3 9, 1 बचा 12, 3 चौके 12 और 3 3 9, ये आ गया आपका। अब देखिए आप ध्यान से, तो 3 पेयर मिल गया, इसका मतलब एक बार 3 बाहर आ गया, और फिर इंटू क्यूब रूट में कितना आ जाएगा 343। तो देखिए 343 वैसे तो याद भी रखा जाता है, ये 7 का क्यूब होता है, तो यहाँ से सीधा 7 बाहर आ जाएगा, तो 3 × 7 मतलब 21 आ जाएगा। इतने का आंसर तो हमारे पास निकल के आ गया कितना, 21। कभी भी आप लोग मल्टीप्लाई करके क्यूब रूट मत निकालने जाना, फंस जाओगे मेरे भाई, सही बता रहे हैं, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास 21। अब हमें इतने का वर्गमूल निकालना है, 12 × 147 का। तो देखो मैं फिर वही दिमाग लगाऊंगा, पेयरिंग वाला। 12 को मैं लिख सकता हूँ 4 × 3, ठीक है, लिख सकते हो, इंटू ये देखो 3 का मल्टीपल है 7 4 11 1 12, ये 3 से भाग होगा तो मैं भाग ही लगा लेता हूँ। 3 गुणा कितना हो जाएगा, 3 चौके 12, 147 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 चौके 12, 3 9 27, 3 × 49 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है ना। तो अब जरा देखो, अब अपने आप आंसर मिल जाएगा। ये √4 है तो बाहर 2 मिल गया हमें, 3 का पेयर मिला तो एक बार बाहर 3 आ गया, इंटू 49 मिल गया, 49 से 7 बाहर आ गया, ये मिल गया हमें, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। अब यही कह रहा है इसको इससे भाग देना है, मतलब इसकी जो वैल्यू आई थी, कितनी आई थी 21, भाग करना है किससे, 2 × 3 × 7, ठीक है ना। तो आप जरा अभी देखो कितना आ जाएगा, 7 एकम 7, 7 3 21, 3 से इसको 3 से कट गया, फाइनल आंसर 1/2 आ गया। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन सारे बच्चों को आएगा, कर सब लेंगे, लेकिन आप कितने स्मार्ट तरीके से कितने कम टाइम में कर पा रहे हो ये मैटर करता है, ठीक है ना। क्यूब रूट निकालने बैठोगे तो कर लोगे, ठीक है। तो इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कैसे आप क्यूब रूट निकाल रहे हो, ठीक है। चलो, क्योंकि आपको पता होगा कि पेपर में टाइम का ही इशू आता है सबसे ज़्यादा। अब हम बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, बाई ऑप्शन करते हैं। क्यों, अभी मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपको दे रखा है एक ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है, तीसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है। कह रहा है कि का एक सार्वगुणनखंड है, कॉमन फैक्टर पूछ रहा है। देखिए कॉमन फैक्टर ऐसे होते हैं जिनके की x की वैल्यू निकाल करके रखने पर सारी इक्वेशन सेटिस्फाई होती है।
मतलब कॉमन फैक्टर यही सारे चारों ऑप्शन दे रखे हैं, इसी में से कोई आंसर होगा। अब अगर जो आंसर होगा इसका, उसके लिए x की वैल्यू सबको सेटिस्फाई करेगी, तभी वो कॉमन फैक्टर होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब इसको फैक्टराइज करने मत बैठ जाना, नहीं तो बहुत टाइम जाएगा। मेरी बात मानोगे तो क्या करोगे, ऑप्शन उठाओ। सबसे पहले x की वैल्यू देखो, जो फैक्टर होता है वो इक्वल टू 0 होता है। मैंने मान लिया कि मेरा आंसर बी है, तो ये जो है x माइनस 3, ये इसका, ये तीनों के लिए फैक्टर होगा, इसके लिए भी फैक्टर होगा, इसका भी फैक्टर होगा और इसका भी फैक्टर होना चाहिए। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो फैक्टर को इक्वल टू 0 रखो और यहां से x की वैल्यू निकाल लो, आ गया 3। तो ये जो x की वैल्यू है ये तीनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो आप अब फटाफट से सेटिस्फाई करा के चेक कर लो। देखिए पेपर में आप बैठोगे तो यही मन में ही कर लेना, जैसे 3 तरीके 9 प्लस और ये 6 आ जाएगा, 9 6 15, ये कट रहा है, पूरी तरह सेटिस्फाई हो रहा है। देखो मैं तो मन में भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, कुछ लोग को कन्फ्यूजन होगा। x की जगह मैंने 3 रखा तो 3 का वर्ग करा 9 आ गया, प्लस x की जगह 3 रखा तो 3 दूनी 6 आ गया, और माइनस 15, तो 9 6 15 ये हो गया, माइनस 15 ये कट के 0 आ गया, ये सेटिस्फाई हो रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब होता है उस इक्वेशन में x की वैल्यू डाली जाए तो वो पूरी तरीके से 0 बन जाए, ठीक है ना। क्या ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, देखते हैं। एक्स स्क्वायर किया मतलब 9 हो गया, और माइनस 8 गुणा 3 किया हमने 24 हो गया, प्लस 15 हो गया, ठीक है ना। तो 15 आपका है और ये माइनस 24, तो 15 और 9 24 होता है, माइनस 24 कट करके ये भी 0 बन गया। इसका मतलब इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है ना। अब यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, यहाँ फिर हम इसको चेक करते हैं। x की जगह मैंने रखा 3, तो 3 तरीके 9 हो गया, प्लस x की जगह मैंने रखा कितना, फिर से 3, 7 तियाँ 21 हो गया, माइनस 30 हो गया, 21 और 9 फिर से 30 हो गया, 30 माइनस 30 ये भी 0 आ गया, ये इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब जो हमने ये एज्यूम करके चला, हमारा आंसर जो है यही करेक्ट फैक्टर है, ये तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर हमें कैसे पता चलेगा कि बी ऑप्शन ही उठाएं। तो देखिए मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूँ, जब भी आप x की वैल्यू निकालने की कोशिश करो तो देखो कि x पॉजिटिव आंसर कहाँ से आ रहा है। अगर मैं इसको x इक्वल टू 0, x प्लस 3 को 0 के इक्वल रखता तो यहाँ से x जो है हमारा माइनस 3 मिलता, तो इसको मैं लास्ट में चेक करता, यहाँ से डायरेक्ट प्लस मिल रहा था, तो इसलिए मैंने इसको उठाना बेहतर समझा। तो 1 से 2 अटेम्प्ट में इसका करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। और आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले तो आप बाई ऑप्शन ही जाना, अदरवाइज आपको इसको फैक्टर इसको फैक्टर इसको फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओगे, बहुत टाइम जाएगा, ठीक है ना। तो आंसर तो करेक्ट हो गया बी। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, सेम उसी पैटर्न पे है। मैं इंग्लिश वाला छुपा देता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग ताकि पेज हमें मिल जाए सॉल्यूशन के लिए। यहाँ पे कह रहा है कि एक समीकरण आपके पास ये दे रखा है और का हल निम्न समीकरण का भी हल है। मतलब जब ऐसा क्वेश्चन बने तो ऐसे क्वेश्चन को इसको सॉल्व करके आपको x की वैल्यू निकालनी होती है और उस x की वैल्यू यहाँ पे ला करके पुट करके सेटिस्फाई करनी पड़ती है ऑप्शन के साथ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन का जब मैं सॉल्यूशन करता हूँ तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको ओपन करो, जैसे तो ये ओपन होकर के आ जाएगा x प्लस का 1, ये खुलेगा तो माइनस 2x और ये माइनस 4, नीचे आपका 3 माइनस 5x रहेगा, बराबर 1/23 है, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है। अब इसको सॉल्व करो जरा, 2x में से 1x चला गया तो माइनस का x बचा। अब बताओ ये 1 है, ये माइनस 4 है, तो माइनस 4 में से 1 चला गया तो माइनस का 3 बचा आपका। नीचे आपका कितना बच गया, 3 माइनस 5x ये बच गया, बराबर 1/23 आ गया, ठीक है ना। ये 1/23 हो गया। अब इस अगले सिचुएशन में क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको यहाँ और इस पूरे को यहाँ, तो 23 से इसको किया तो माइनस 23x हो जाएगा, और माइनस 23 तियाँ कितना होता है, 20 तियाँ 60 होता है, 3 तरीके 9 होता है, 69 हो जाएगा, ये 69 हो जाएगा। और बराबर ये चीज़ें 1 से मल्टीप्लाई होंगी तो यही रहेंगी, 3 माइनस 5x हो जाएगा, ठीक है ना। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ x वाली टर्म को एक साइड ले जाओ, इसको इधर ले आओ, ठीक है ना। जब आप इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस 23 जब राइट साइड जाएगा प्लस 23 हो जाएगा, प्लस 23x में से 5x जब आप घटाओगे तो 18 आ जाता है, तो इधर आपका आ जाएगा 18x आ जाता है, ठीक है ना। अच्छा ये हो गया। अब देखिए 69 तो 69 तो ये है, और प्लस इधर 3 इधर से आएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, तो 69 और माइनस 3 ये आपका हो जाता है माइनस 72, बराबर 18x आ गया। तो अब बताओ x कितना आएगा, 18 से इसको भाग दे दो 4, तो माइनस 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी आ गई माइनस 4।
अब ये इसका सॉल्यूशन आ गया, इस वाले इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। एक सेकेंड मैं यहाँ हो जाता हूँ, ठीक है ना। इस पूरे का इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, -4 आ गई, ठीक है, -4 आ गई। अब क्या करना है, कह रहा है कि नीचे दिए हुए कौन से समीकरण का हल है, तो आपको बारी बारी से इसमें x की जगह -4 रख के सेटिस्फाई करना है। आप अगर सी वाले में रखोगे तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फटाफट से आप रख के चेक कर सकते हैं। चलो देखो सी में मैं रखता हूँ, जैसे मुझे आंसर तो पता है इसलिए मैं फटाक से रख दिया। आपके लिए मैं सजेशन यही दूंगा कि डी से ट्राई करना, पहले डी करना फिर सी करना, 2 सेकंड के अंदर आपको आंसर दिखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद ही दिखने लग जाता है कौन सा आंसर नहीं होगा, समझ गए। अब देखो जैसे यहाँ -4 रखा तो ये आपका कितना आ जाएगा, देखिए 3 और -4 + 5 तो -20 हो गया, और -7 ये रहा। अब फिर -2 गुणा 9 चौक 36 -36 हो गया, -11 आ गया। जब इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 20 7 27 और इंटू 3 करोगे तो ये आपका कैलकुलेट होकर के 13 आ जाएगा, जो कि RHS में भी 13 दे रखा है। तो यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलेगा, कितना मिलेगा, सी ऑप्शन आपको करेक्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। एक बार मैं क्रॉस चेक भी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग लाइव नहीं रहते हो तो इसलिए मुझे थोड़ा सा डाउट रहता है कोई सिली मिस्टेक ना रह जाए आप लोगों के साथ, ठीक है ना। बिल्कुल, तो यह इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, समझ गए। आगे बढ़ चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। आप लोग कॉन्सेप्ट समझा करो कि मैं कैसे चीज़ों को अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन बहुत बेहतरीन सा दे रखा है आपके सामने 38। इंग्लिश में जो लोग को पढ़ना है वो पढ़ लीजिए, इसको मैं फिर ऊपर करूँगा थोड़ा सा ताकि मुझे स्पेस मिल जाए। पढ़ लिया, चलो आगे आ जाते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बनाने की कोशिश करते हैं। ये रहा, यहाँ आपसे कह रहा है कि यदि 2x - 3 की वैल्यू 9 है और xy की वैल्यू -3 है तो इतने की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू आपको बताना है कितनी होगी। तो देखिए इसका मतलब हमें क्या पता चल जाए, देखो सबसे पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4x बटा वाई प्लस 9y बटा x है ना, तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, xy इसका एलसीएम में आ जाएगा। तो ये y तो आ गया, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, 4x² हो जाएगा ये, प्लस x से x कट गया, ये 9y² हो जाएगा। तो आपके सामने ये बन गया, आपको फाइनली इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो देखिए ये चीज़ें तो हमें कहीं नहीं दिख रही हैं, xy तो दिख रहा है -3 होता है, तो आप यहाँ नीचे -3 तो इसके बराबर लिख सकते हो, ठीक है ना। अभी लिखेंगे नहीं, अभी लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ हमें दिख रहा है 4x² प्लस 9y², ये कैसे मिलेगा। तो देखिए जरा यहाँ पे देखिए 2x - 3y बराबर 9 दे रखा है, तो आपको थोड़ा सा अगर दिमाग पे प्रेशर डालोगे कि 2 का स्क्वायर अगर हो जाता तो 4x² हो जाता, इसका स्क्वायर हो जाता तो 9y² हो जाता, वही पूछा था। तो हम क्या करेंगे, इसके बोथ साइड स्क्वायरिंग कर देंगे, ठीक है ना। दोनों साइड हम स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी a - b का होल स्क्वायर। क्या होता है, a² प्लस b², समझ रहे हो ना, 9y² हो जाएगा, a² प्लस b² -2ab, तो 2 दूनी 4 3 12, ठीक है ना। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो 2 3 दूनी 6 दूनी 12, तो 12 xy ये आ गया, बराबर आपको 9 का स्क्वायर करोगे, 9 9 81 हो गया, ठीक है ना। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, -2ab हो जाता है a², यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं, हाँ ठीक है ना, यही तो होगा। a² प्लस b² -2ab होता है ना, तो -2 गुणा 2x इंटू 3y, ठीक है ना। तो यहाँ तो माइनस होगा, सॉरी ये प्लस क्यों लिखा मैंने, ये आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए xy हमें पता है कितना है, -3 दे रखा है, तो xy की जगह -3 रखोगे तो -3 रखिए जरा, तो 4x² प्लस 9y² -12 इंटू -3 = 81, ठीक है ना यहाँ तक। अब इसको जरा कैलकुलेट कीजिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, 12 3 36 हो गया, तो इस 36 को इधर भेज देंगे, ठीक है ना, तो माइनस हो जाएगा इधर आके। 81 में से 36 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 11 में से 6 गया 5 बचेगा आपका, और यहाँ पे बचा है 7 में से 3 गया 4, 45 आ गया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये 45 निकल करके आ गया, किसकी वैल्यू आई है 45, ये आई है आपकी 4x² प्लस 9y² की, और हमें इसी की वैल्यू चाहिए ही थी, 4x² प्लस 9² की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम रख देते हैं कितना, इसकी जगह 45 ये रख दिया, और xy की वैल्यू कितनी है -3, तो यहाँ रख दिया -3। अब इसको काट दीजिए,
3 से इसको काटेंगे 15 बार में और माइनस साइन लगा देंगे साथ में, तो -15 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ए ऑप्शन पे दे रखा है। ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। बहुत ध्यान से साइन को देखना है क्योंकि यहाँ पे 15 भी आंसर है, तो 15 आंसर नहीं है, इसका कितना है -15 है, ठीक है ना। तो इस तरीके के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व किया जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। ज़्यादा टाइम तो नहीं हो रहा है ना। देखिए ये रहा, इंग्लिश वाले बच्चे पढ़ लीजिए, मैं इसको इंग्लिश को छुपा करके केवल यहाँ तक रखता हूँ ताकि एक ही भाषा रहेगी तो स्पेस मिल जाएगा हमें। यहाँ से आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ आपसे कह रहा है यदि व्यंजक 3x² और इतना माइनस इतना प्लस इतना है, कह रहा है x² y² कॉमा x² और y² के गुणांक क्रमशः a b और c हैं, तो इतने का मान बताओ। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को मैं बहुत शॉर्ट तरीके से करता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग भी वैसे ही करें। देखिए एक तो तरीका है कि इसको सबको अंदर मल्टीप्लाई करके जोड़ घटा करके इस फॉर्म में बनाओ, x² y² x² इस सब में बनाओ, फिर a b c निकालो। नहीं, मैं यहाँ डायरेक्ट निकालूंगा। a देखिए कौन सा है, a है आपका x² और y² का गुणांक। तो देखिए यहाँ पे कहाँ x² y² बन रहा है आपका, तो देखेंगे 3x² को जब यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 त्रिक के 9 तभी केवल बनेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए एक 9x² y² बनेगा, तो ये 9 निकल करके आ गया इसका कोफिशिएंट। और कहाँ मिलेगा हमें x² y² वाली टर्म, इसका इस पे मल्टीप्लाई होगा नहीं मिलेगा, इसका जब इसके साथ होगा तो मिल जाएगा। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 2x² y², तो यहाँ से 2 मिल जाएगा हमें, ठीक है ना। और कहाँ मिलेगा, इस वाले में आ जाते हैं, जब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो भी मिलेगा, इसको करेंगे तो y² केवल मिलेगा, ठीक है ना। तो ये आपका आ जाएगा 2x² y², तो आपको फिर से मिल जाएगा प्लस का 2, ठीक है ना, प्लस का 2। तो 9 2 11 2 13 बराबर 13 आ गया, मतलब a मिल गया हमें। a पता चल गया कितना है 13, a निकाल लिया। इसी तरीके से हमें चाहिए b। देखो अगर ये सीख जाओगे, हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, और लेकिन जो लोग ध्यान से पढ़ेंगे या कभी पढ़े होंगे उनको सब समझ में आ रहा है। मैं इसलिए ऐसा मेथड बता रहा हूँ कि इसी चीज़ की आपको आदत पड़ जाए ताकि आप पेपर में समय अपना बचा सकें, ठीक है ना। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, x² क्या है, b का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट जो है वो b है, ठीक है ना। तो x² देखो कब कब बनेगा, इसका जब पहले वाले टर्म में मल्टीप्लाई होगा तो x² नहीं बनेगा, लेकिन जब इसका 3x² 2 के साथ मल्टीपल होगा तो 3 दूनी 6x² बनेगा, मतलब 6 हमें यहाँ से मिल जाएगा। तो b निकालेंगे तो पहले 6 मिल गया। यहाँ देखो कब बनेगा, x² यहीं पहले पे ही मिल जाएगा मुझे, तो यहाँ x² केवल मिलेगा, साथ में -x² ये बनेगा। तो x² का कोफिशिएंट कितना मिल जाएगा आपको, -1 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे -1 हो जाएगा आपका। यहाँ पे देखिए कहीं पे भी x² बनता नज़र नहीं आ रहा है, इसको यहाँ पे भी नहीं आएगा, इसको यहाँ पे भी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये खत्म हो गया, इतना आ गया, +0 ले सकते हो। तो अब आपका 6 में से 1 गया 5, तो b की वैल्यू पता चल गई कितनी है 5। इसी तरीके से c निकाल लेंगे, c है आपका y का कोफिशिएंट, फिर वही काम करेंगे। तो देखिए ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही सॉल्व करेंगे तो आप टाइम बचा पाएंगे। देखिए जरा y² कहाँ कहाँ बन रहा है, इसका इसके साथ मल्टीपल होगा नहीं बनेगा, इसका इसके साथ मल्टीपल होगा तो भी नहीं बनेगा y²। तो पहले स्टेप से तो कुछ नहीं मिला y के फॉर्म में, इसका इसके साथ y² नहीं मिला, इसका इसके साथ खाली y² यहाँ पे भी नहीं मिला, तो ये भी छोड़ देंगे। इसका इसके साथ यहाँ पे x² y² की टर्म बनेगी, y² वाला नहीं बनेगा, लेकिन इसका इसके साथ जब करोगे तो -2y² बन जाएगा, -2y² बन जाएगा, तो कोफिशिएंट -2 मिल जाएगा। तो सीधा सीधा c जो मिल जाएगा आपका -2 मिल जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है मैं ये कह सकता हूँ कि एक दो बच्चे को ये लग रहा होगा कि क्या क्या कर रहा हूँ मैं, लेकिन ध्यान से सीखना। अगर ये टाइप सीख गए आप, इस तरीके से सोल्यूशन करना, तो आप लोग बहुत अच्छा आंसर कर पाओगे। तो आपके सामने a b c सब पता हो गया। अब जो पूछ रहा है उसको बता दो। उसने पूछा है a - 2b, तो a - 2b करना है, तो यहाँ a की जगह 13 रख दिया, -2b, b की जगह 5 है तो उसका डबल कर दिया, तो 10 हो गया। अब प्लस c, तो प्लस c की जगह -2 रखोगे तो ये प्लस से हट करके माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस आपका कितना आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो अब इसको करिए सॉल्व, तो 13 - 10 और 2 12 हो गया, तो 13 में से 12 चला गया तो 1, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा 1, जो कि सी पे दे रखा है, ठीक है ना। अब आई थिंक आप लोग थोड़ा समझ पाए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे तो मैं बता रहा हूँ इसको इसी मेथड से करना, एक बार वीडियो पीछे करके ही समझ लेना, पर करना इसी मेथड से, ठीक है, नहीं तो आप लोग दिक्कत में आ जाएंगे। आगे बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 दे रखा है, इसको मैं हिंदी वाले पे लेके आता हूँ, थोड़ा स्पेस बनेगा, ठीक है ना।
देखिए मैं ऐसे क्वेश्चनों को कभी फार्मूले से नहीं कराता हूँ, पहले भी आप लोगों को जो सीटेट पहले दिए हैं उनको पता होगा। कह रहा है 12,000 की एक धनराशि को 20% वार्षिक दर पर 1.5 वर्ष के लिए निवेश करने पर प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज में क्या अंतर है जब ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है और जब ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। ठीक है ना, तो पहले हमें अर्धवार्षिक समझना है और फिर वार्षिक। तो मैंने देखो 12,000 रुपये था, ठीक है ना, 12,000 रुपये था। इसको जब आप ईयरली इस पे ब्याज लगाओगे, चक्रवृद्धि का मतलब होता है ब्याज पे ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब यही होता है क्या कि ब्याज पे ब्याज। रुक जाओ, इसको जरा मैं पेज को और इधर करता हूँ, ठीक है, हाँ ये सब हटा देता हूँ। देखो अब समझो, यहाँ पे देखिए अपने पास 12,000 था, इसको भी मैं थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेकर के बनाता हूँ। 12,000 रुपये था, पहले मैंने क्या अप्लाई किया, वार्षिक दर से हमने सॉल्व किया। 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना आएगा बताओ, 20% के हिसाब से। तो देखिए पहले साल जो ब्याज मिलेगा उसको कितना मिलेगा, पहली साल। तो आप कहोगे 12,000 का 20% कितना आता है बताओ, 12,000 का 20% आ जाएगा 1,200 रुपया। देखो 10% होता है, एक जीरो काट के, तो 10% 1,200 हो गया, 20% करोगे तो 2,400 हो जाएगा, ये आपका 2,400 रुपया हो जाएगा। मैंने आप लोगों को परसेंटेज चैप्टर में सिखा रखा है, 10% निकालने के लिए एक जीरो बस हटाओ, ये 10% दिख गया 1,200, 20% के लिए उसी का डबल कर दो तो 2,400 रुपया हो गया। ये तो आपको समझ में आ गया एक साल का। तो अगले आधे महीने का, 1.5 साल है ना ये, टोटल टाइम जो है 1.5 साल का है। अब आधे महीने पे ईयरली जब आप चार्ज कराओगे तो कितना % का चार्ज लगेगा, तो आप कहोगे कि सर जब बचा हुआ आधा साल है उस पर 20% अब नहीं लगेगा, 10% ही लगेगा, क्योंकि समय आधा हो गया तो ब्याज भी आधा हो जाएगा, तो 10% लगेगा। तो 12,000 का 10% 1,200 रुपया तो ये हो गया, प्लस ये जो 2,400 है ना इस पे भी लगेगा। क्यों, क्योंकि ये चक्रवृद्धि है। चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज पे भी ब्याज लगाना। क्या होता है, ब्याज पर भी ब्याज। तो 2,400 का आप 10% अब जब निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 240। तो 240 रुपये ये हो गया। तो टोटल ब्याज इतना मिलेगा उसे 1.5 साल में चक्रवृद्धि। तो 24 और 12 36, ये आ जाएगा 3,600 प्लस 240, इतना ब्याज उसे मिलेगा जब वार्षिक तौर पे होगा। ये वार्षिक हो गया, ठीक है ना, वार्षिक जब लगेगा तब। अब उसने कहा है कि अर्धवार्षिक भी लगाया जाए तो दोनों का अंतर बताओ। अब मैं अर्धवार्षिक कैलकुलेट कर लेता हूं यहाँ पे आप लोगों के लिए। तो 12,000 पे, चल क्यों नहीं रहा पेन, रुक जाइए एक सेकंड। हाँ देखिए आपके पास टोटल अमाउंट था 12,000 रुपये, ठीक है ना। मैं फार्मूले से नहीं करवाऊंगा, फार्मूले से आप लोग को बुक में भी मिल जाएगा, आप खुद देख लीजिएगा, ठीक है। 12,000 है। अच्छा मुझे बताओ 1.5 साल में मतलब 1.5 ईयर में कितना 6 महीने होगा। एक साल में 2 6 महीना बचा है, आधा साल तो 3 6 महीने, मतलब 3 छमाही होगा। पहली छमाही में उसको ब्याज मिलेगा कितना, जब बताओ, जब हम ब्याज को अर्धवार्षिक करते हैं तो रेट आधा हो जाता है, 20% के बजाय उसको 10% का ब्याज अब मिलेगा। तो पहली बार उसको 10% का ब्याज मिला तो 1,200 रुपया मिला, यही तो मिलेगा ना, ठीक है। ये इधर ही रखता हूं मैं, यहां हो गया। दूसरी साल एक हो गया, 3 छमाही लगाना है। दूसरी जब छमाही लगा तो फिर उसको 1,200 रुपया मिल गया। लेकिन एक चीज रुको, 1,200 रुपये मिला, लेकिन इस 1,200 का भी 10% उसे मिलेगा। तो 1,200 का 10% 120 रुपये इसको यहां भी मिलेगा, ठीक है ना। अच्छा 2 छमाही हो गया उसके पास। अब तीसरी छमाही आ जाओ, तीसरी छमाही पे 12,000 का 10% मिला, 1,200 रुपया, प्लस 1,200 का फिर ये वाला 10% 120 यहां से मिल गया। इस 1,200 का, इस वाले 1,200 का फिर से तो 120 यहां भी मिल गया। और ये जो 1,200 है, ठीक है ना, ये 120 है, इसका 10%, तो 120 का 10% 12 रुपया हो गया, ठीक है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग कंफ्यूज होंगे। जिसको दिक्कत है कॉन्सेप्ट वाली क्लास में जाओ, उसमें मैंने आप लोगों को क्या कहते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज का एक अलग चैप्टर सिखा रखा है, फार्मूला भी बताया है, ये वाले तरीके भी बताए हैं, ठीक है ना। तो अब टोटल ब्याज कितना हुआ इन सबको जोड़ लो, टोटल ब्याज कितना हुआ इन सबको जोड़िए जरा। तो टोटल ब्याज आपका आ जाएगा छमाही तरीके से 12 12 24 बरती 36, 3600 तो ये आ गया, प्लस 120 120 120 तो 12 36, 360 ये हो गया। 360 प्लस 12 करोगे 372 रुपया ये आ गया। अब कह रहे हैं दोनों में अंतर कितना होगा, यहाँ 3600 प्लस 240 था, यहाँ 3600 प्लस 372 है, अंतर निकालोगे 3600 से 3600 तो खत्म हो गया।
अब 240 और 372 का जो डिफरेंस होता है 132 आ जाएगा। ठीक है ना, कितना आ गया 132। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर देखो जो सीखा हुआ है कॉन्सेप्ट को उसको तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, जो कॉन्सेप्ट नहीं सीखा उसको थोड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि मैं कोई फार्मूला नहीं लगाता हूं, मैं पहले बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट वाली वीडियो जाके देख लो, सब समझ में आ जाएगा, प्लेलिस्ट में लगी हुई है। आगे बढ़ चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब 41 क्वेश्चन है, इसको आज लास्ट रखेंगे क्योंकि वीडियो अदरवाइज लंबी हो जाएगी। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थिति में चतुर्भुज ABCD की रचना संभव नहीं है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है इसके चारों अंतः कोणों का योग जो होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है ना। तो जरा यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं, यहाँ पे A कोण दे रखा है, B कोण दे रखा है, C, तीनों को जोड़ेंगे तो देखो कितना आ रहा है, कौन सी संभव नहीं है, ये 360 से कम आ रहा है। C ऑप्शन जब आप देखेंगे तो 80 + 140 + 145, ये 165 बन जा रहा है तीनों का योग। इन तीनों का योग अगर करेंगे आप तो 140 + 145 + 80 करेंगे तो 5 तो लास्ट में आ जाएगा, 8 4 12 4 16 6 165 आ जाएगा, 365 बन गया। जब 365 ये अकेले तीन ही कोण बना लिए तो बचा हुआ कैसे होगा, तो चतुर्भुज पॉसिबल ही नहीं होगा, क्योंकि हमें 360 चारों का सम चाहिए होता, जबकि इसने 3 को ही बता दिया कि 365 है, जो कभी भी संभव नहीं है। ठीक है ना। तो ये ऑप्शन जो होगा करेक्ट हो जाएगा। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब बचे हुए क्वेश्चंस जो हैं ये देखिए, सर्वांग समता का क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करोगे, नहीं तो क्वेश्चन नंबर 42 से कल के जो 20 डेज सीरीज का डे नंबर 4 होगा उसमें यहीं से हम आगे बढ़ाएंगे। ये 5 क्वेश्चन, इसके 5-7 क्वेश्चन प्लस दूसरे पेपर के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उनको जोड़ करके अगली क्लास बनेगी। ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना आए। आप चाहें तो कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर भी दे सकते हैं क्या आएगा। तो आज की क्लास को यहीं हम लोग रखेंगे, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।